ये उस वक्त शुरू हुआ जब एक बड़े कारवां के सरदार ने उसे एक छोटे से गिरोह के हवाले कर दिया जिनका इरादा केदाल जाने का था, जो टिम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर था। छोटे गिरोह ने, जिनमें 2 तौरेग, एक गुलाम और क्रिस्टोफर था, अपने रास्ते में आने वाले एक कुएं की तलाश में अपना सफ़र शुरू किया ताकि अपने मशकीज़े भर सकें। वो बिलाखिर उस तक पहुंच गए, मगर वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अब क्रिस्टोफर के सामान में सिर्फ एक खाने का डिब्बा बाकी था और उसमें मौजूद लोबिये की फलियों के दानों को उन चारों ने आपस में तकसीम कर दिया। उसके रहनुमा ने साथ कोई खाना ना रखा था और बहुत थोड़ा पानी था। अंधेरा होने तक क्रिस्टोफर के लिए पीने का पानी 1 लीटर से भी कम रह चुका था। इस मौके पर 20 बड़े गिद्ध सामने आ गए और ये खड़े हुए मुसाफिरों को दिलचस्पी के साथ देखने लगे, यानी अपना ज़हन बना रहे थे कि आया वो सफ़ेद गोश्त खाना चाहेंगे या रंगदार। गोया उन्हें यकीन था कि ये खाना वो जल्द ही खाएंगे। गिद्धों को मायूस होना पड़ा। चारों आदमी जल्द ही सो गए। ये सहरा की रवायत थी कि जब मुसाफिर भूखे या प्यासे होते तो जल्द सो जाते और अगली सुबह तक जिंदा थे। उनके पास इतना पानी था कि हर एक के लिए चाय का 1 कप बनाते और फिर अगले कुएं की तलाश में रवाना हो जाते, जो 5 घंटे के फासले पर था। जब वो दिन के इंतहाई गर्म तरीन हिस्से से थोड़ी देर कबल यहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ये भी पिछले कुएं की तरह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अगला कुआं 2 दिन के फासले पर था और मुसाफिरों के पास ना खुराक थी और ना पानी। मुस्तकबिल तारीक सा नजर आ रहा था। जिंदा रहने का सिर्फ एक मौका था। 6 में से 1 ऊंट को ज़िबा कर दिया जाए। फैसला हो गया। क्रिस्टोफर से उसके हिस्से की कीमत अदा करने का पूछा गया, जिस पर वो बाखुशी राजी हो गया। हैरानकुन तौर पर जैसे ही उन्होंने ऊंट को कुर्बानी के लिए चुना, साफ नजर आ रहा था कि उसे पता चल गया है कि क्या होने वाला था। उसने अपनी बुलंद तरीन आवाज से चीखना शुरू कर दिया। ऊंट को ज़बह कर दिया गया और गुलाम ने उसके मैदे का पानी मशकीज़े में निकाल लिया। सब्ज़ी माइल पतले खून जैसा मवाद का जो उस ज़रिए से हासिल हुआ इतना बदमज़ा था कि उससे ज़्यादा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हत्ता कि तौरग लोगों ने भी उसे मुंह बसोरते हुए पिया। क्रिस्टोफर ऐसा ना कर सका। अगरचे वो शदीद प्यासा था, मगर उसने उसे उबाल कर पिया। उसके बावजूद भी उसे नाक बंद करके पीना पड़ा। बहरहाल उसने उसे अपने हलक से जैसे तैसे नीचे उतार ही लिया। ऊंट के गोश्त और इस बदमज़ा मशरूब ने उन्हें अगले 2 दिन तक चलने के काबिल बना दिया। ये इलाका जिसमें से वो गुजर रहे थे मौत और प्यास की सरजमीन के नाम से मशहूर था और ये नाम वाकई ठीक चुना गया था। ये इलाका अपने रेत के तूफानों और खुश्क कुओं की वजह से बदनाम था। क्रिस्टोफर को जल्द ही उनमें से एक का तजुर्बा हो गया। अगले रोज आधे दिन के पड़ाव के बाद जल्द ही ऊंटों ने जिबिल्ली तौर पर अपना रास्ता दाएं तरफ मोड़ लिया, बंजर सहरा में करीब तरीन गड़े की तलाश में। जल्द ही वजह सामने आ गई। जैसे ही क्रिस्टोफर ने आसमान की तरफ देखा, ये नाकाबिले यकीन था। रेत के तोदे जलते हुए नजर आते थे, चोटियां पिघलती हुई और आसमान शक्लें बदलता हुआ। फिर जब अंधेरा होने लगा, मैंने दरख्तों के पत्तों से गुजरती हुई तिंद हवा के झक्कड़ चलने की आवाज सुनी। उसके साथियों ने उसे इशारा किया कि खुद को ऊंट के पीछे छुपा ले और सर को ढांप ले। उसने ऐसा ही किया, लेकिन तूफान जब टकराता था तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती थी कि उनसे बचा नहीं जा सकता था।
अगरचे ऊंट के जिस्म को ढाल बना रखा था, मगर मैं ऐसा महसूस करता था जैसे रेत की दीवार ज़मीन पर बहती चली आ रही है। तेज़ हवा ने मेरे कपड़ों में छोटी सी खुली जगह तक भी ढूंढ ली और रेत मुझे छोटी छोटी सुइयों की तरह महसूस होने लगी। वो कुछ भी नहीं कर सकता था मगर ये कि झुककर तूफान के खात्मे का इंतजार करे, जब तक उसके सर पर रेत का ढेर लग चुका था। उसे कई सालों पहले की रेत के तूफानों की सच्ची कहानी याद आ रही थी, जब रेत के एक तूफान ने 1200 ऊंटों का बहुत बड़ा कारवां मुकम्मल तौर पर इस तरह दफन कर दिया था कि उनका निशान भी बाकी ना रहा। मौजूदा तूफान खुशकिस्मती से उससे कम शदीद था और आधा घंटा ही बाकी रहा, लेकिन इतनी देर में उन सब लोगों पर 75 मिलीलीटर रेत पड़ चुकी थी जिसने उन्हें मुकम्मल तौर पर ढांप लिया था। और ये समझने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि कैसे एक क्रो दम घुटने से दफन हो सकता था। अब टिम्बकटू के रास्ते में सिर्फ केदाल का शहर था, मगर अभी हमें 450 किलोमीटर का तकलीफ दे सहरा पार करना था। पूरा सहरा पार करने के दौरान ये मरला सुनसान तरीन और दुश्वार तरीन साबित हुआ। सहराई सफ़र की मुसीबतों और तकलीफ़ों ने उसे जिस्मानी तौर पर मुतासर किया था। उसका हाथ इतना फट चुका था कि उसे कैमरा इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब वो एक रोज़ अपने ऊँट को मामूली ढलवान वाली बड़ी चट्टानी सिल पर ले गया। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये छोटे छोटे पत्थरों से ढकी हुई है। उसका ऊँट ज़ोर से गिरा और वो उसकी कमर से उछलकर दूर जा गिरा। अगरचे उसे दर हकीकत चोटें नहीं आई थी, लेकिन वो इस कदर खौफजदा और हैरान हुआ कि थोड़ी देर के लिए भी उस पर सवार ना हुआ और पैदल ही उसके साथ चलता रहा। एक और छोटे से वाक़या ने याद दिलाया कि सहरा अपने शिकार को किस तरीके से तबाह कर सकता है। क्रिस्टोफर आग जलाने के लिए पत्थर जमा करने में मदद कर रहा था कि उस पर केतली या कोई बर्तन रखे। उसने जैसे ही बड़ा पत्थर उठाया, नीचे एक 4 फुट का लंबा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उसने फौरन अपनी कुंडली खोली और तेजी से हमला कर दिया। क्रिस्टोफर ने पीछे की तरफ छलांग लगा दी और यूं उसके मोहलक दांतों से बच गया। रहनुमा के मुलाजम ने उसे पत्थर से मार डाला। उसने इशारे से बताया कि यह बहुत ही जहरीली किस्म का सांप था। एक दिन के बाद उसने टिम्बकटू की पहली झलक देखी। वो बिलाखिर अपने मकसद तक पहुंच गया और उसका सफ़र उसे 3200 किलोमीटर के सहरा के पार ले आया था। ये उसके असल सफ़र का इख्तिताम था, लेकिन ये यकीनन उसकी मुहिम्मात का इख्तिताम नहीं था। टिम्बकटू में रहकर उसने अपने आप को इस काबिल किया कि अपना कुछ वज़न बहाल कर सके जो सहरा में ज़ायल हो गया था, और उसने ख़ुद को तंदुरुस्त व तवाना महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी अनोखी ख्वाहिश थी कि इस अजीम सहरा के कुछ और हिस्से देखे, शायद हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ने से पहले। अचानक एक फ़ैसला किया गया। उसने प्रोफेसर क्लाड ब्लानगर्नन को तमन रासत में टेलीग्राम भेजा और फिर फ़ौरन ही हवाई जहाज़ पर मशरिक़ की जानिब रवाना हो गया। मौत और प्यास के सहरा के कुछ हिस्से के ऊपर से गुज़रा जहाँ वो दर्दनाक मुश्किलात से दो चार हुआ था। आगा देश से वो ब्लानगर्नर को मिलने शुमाल की जानिब गया। सफ़र का कुछ हिस्सा एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट के साथ किराए की जीप में तय किया और कुछ हिस्सा ऊंट पर। तय ये किया गया कि प्रोफेसर तमन रासत से जनूब की जानब जीप पर जाएगा, इन इबन गैरेट में एक कुएं पर, जहां क्रिस्टोफर उसका इंतज़ार करेगा। अगर क्रिस्टोफर बताए गए दिन तक ना पहुंचा तो ब्लानगर्नन
जनूब की तरफ पुराने रास्ते से आगा देश की जानिब अपना सफ़र जारी रखेगा। बदकिस्मती से जिस कारवां के साथ क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था उसने इसरार करके एक लंबे रास्ते का इंतखाब किया ताकि वो अपने ऊँटों को कुएं से पानी पिला सकें जो कि सड़क से कुछ फासले पर था। क्रिस्टोफर ने जल्द अज जल्द सड़क की जानिब वापस मुड़ने पर इसरार किया और कारवां के अमीर को ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर इशारों की मदद से वाज़े किया, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़बान नहीं बोल सकते थे। मगर जिस वक्त तक वो वापस आए 2 दिन गुजर चुके थे। कारवां थोड़ी ही देर बाद अपने रास्ते पर रवाना हो गया, लेकिन एक लड़के ने क्रिस्टोफर की इन इब्न गैरत के कुएं तक रहनुमाई की। वो रात को ही पहुंचा था और अगली सुबह लड़का वापस चला गया, क्रिस्टोफर को तन्हा छोड़कर कि उसकी आमद का इंतज़ार करे, जैसा कि उनका ख्याल था कि प्रोफेसर शुमाल से आएगा। इन इब्न गैरत कोई गांव ना था, सिर्फ एक इमारत बुर्ज थी। उसका ढांचा कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। एक छत और 4 दीवारें थीं। एक बड़ा सुराख था जो कि खिड़की का काम देता था, जबकि दूसरा दरवाजे का काम देता था। कुआं अब भी 275 मीटर दूर था। जब वो वहां पहुंचा तो उससे शदीद सदमा पहुंचा। वहां पानी तो था, मगर 46 मीटर नीचे, और वहां पर ना तो रस्सी थी और ना ही बाल्टी। वो बुर्ज वापस आया और अपना सामान ढूंढा। सिर्फ एक मुमकिना बर्तन जो पानी ऊपर ला सकता था वो एक छोटा धाती चाय का कप था, जो एक वक्त में आधा कप पानी ला सकता था अगर एक रस्सी उसके हैंडल के साथ बांध दी जाती और टूटी को किसी रबड़ के टुकड़े से बंद कर दिया जाता। एक रस्सी दस्ती के साथ बांध दी जाती, मगर रस्सी भी कहाँ है? रस्सी के तमाम टुकड़ों और कपड़े की तमाम दस्तयाब जुजियात तक को एक साथ मिलाकर भी पहली बार में वो सिर्फ 8 मीटर लंबी रस्सी बना सका। एक ख्याल के तहत उसने अपनी पगड़ी जो उस वक्त उसने पहनी हुई थी उसके 4 टुकड़े कर दिए, मगर अभी तक चाय का बर्तन कुएं में सिर्फ आधे रास्ते तक ही नीचे गया था। और क्या चीज बांधी जाए? उसके सोने का बिस्तर? नहीं, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, जिसका मतलब है कि रातें शदीद सर्द थीं। अगरचे दिन अभी अभी आम लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त गर्म थे। बिस्तर या कंबल के बगैर अगर वो सोता तो जम कर मर जाता। उस रात उसने बिस्तर में पड़े हुए तसव्वुर ये किया कि वो भूख और प्यास से मर रहा है अगर प्रोफेसर अगले 1 या 2 रोज तक ना आया। उसके पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन थी। मर जाने के ख्याल ने उसे तजवीज़ दी। शायद ये एक अच्छा ख्याल हो कि वो अपने आखिरी लम्हात के ख्यालात को रिकॉर्ड करे ताकि जो उसकी लाश ढूंढें उनके लिए फ़ायदेमंद हो। सेट बैटरी से चलता था और एक पतली सी तार से रिकॉर्डिंग होती थी। तार? अचानक उसका जहन रोशन हो गया। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी मौजूद थी, यानी तार। तार काफ़ी पतली और इंसानी बाल से ज़रा मोटी थी, मगर ये तकरीबन 305 मीटर लंबी थी। कई तारों को साथ मिलाकर ये मुमकिन था कि इतनी मजबूत रस्सी बन सके जो पानी से भरे हुए आधे कप का वजन बर्दाश्त कर सके। मंसूबा काम कर गया। तार की 7 लड़ियों को मेहनत से इकट्ठा बट दिया गया और वो कुएं में आराम से पानी की सतह तक पहुंच गया। चाय के बर्तन में निकाला हुआ पानी खास तौर पर पसंदीदा ना था। ये सल्फर और गारे का महलूल सा था, मगर ये पीने के काबिल था और उसने उसे प्यास से मरने से बचा लिया। वो सारी सुबह उसने बर्तन भर भर कर निकालते हुए गुजारी और इस तरह 5 लीटर पानी जमा कर सका और वापस बुर्ज चला गया। अगली शाम वो नीम बेदारी के आल में बुर्ज के बाहर बैठा उफक को घूर रहा था।
उसने देखा कि रेत का एक छोटा सा तूफान गैर वाज़ेह अंदाज में उसकी सिमत बढ़ रहा है। क्या ये एक कार की वजह से उड़ता हुआ गर्दो गुबार है? नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। ये वाकई एक जीप की वजह से उठने वाले गर्दो गुबार से कहीं ज्यादा था, लेकिन ये तो महज एक इमदादी जमात थी। दो बड़ी गरजती हुई सहराई कारें बुर्ज में दाखिल हुईं और मौत ना चाहते हुए भी मुझे छोड़ गई। वाकया ये हुआ कि उस 2 दिन के लंबे चक्करदार रास्ते के दौरान बदकिस्मती से उनकी मुलाकात क्रिस्टोफर से ना हो सकी। बाद में एक मकामी आदमी ने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया, जिसका ख्याल था कि क्रिस्टोफर वापस आगा देश जा चुका है। जब वो आगा देश पहुंचे तो मकामी शख्स को उसकी अपनी गलती का इल्म हुआ। ब्लानगर्नन समझ गया कि क्रिस्टोफर ने उन्हें रास्ते में नहीं पाया होगा और शायद वो खाने की कमी की वजह से उनका इन इब्न गैरत में इंतज़ार कर रहा होगा। उसने नहायत समझदारी से सहराई निगरान से रब्ता किया। उन्होंने 4 ट्रक रवाना किए कि सहरा में शुमाल से ढूंढना शुरू करें, आगा देश की जानब से, और इन इब्न गैरत ख़ास तौर पर जाएं। क्लाड ब्लानगर्नन और उसके साथ एक दोस्त चंद घंटे बाद जीप में पहुंचे। प्रोफेसर की दूरअंदेशी ने क्रिस्टोफर की ज़िंदगी बचा ली और उसे इस काबिल किया कि सहारा के दरमियान में रेत की कब्र में दफन होने की बजाय सहराए सहारा को पार करने का ये लंबा और पुरशौक सफ़र हॉगर के मकाम पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।